साथियों नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के क्लास के आज तीसरे दिन मैं थोड़ा आपके बीच में विलम्ब से आया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कुछ ही इस नाते मैं आपके पास थोड़े विलम्ब से पहुँच सका। कल तक हमने आपको कुछ सामान्य बातों पर आपसी चर्चा की थी। आज हम इलेक्ट्रोहोपैथी के औषधियों के मूल सिद्धांत की ओर आपको ले चल रहे हैं। इलेक्ट्रोहोपैथी की औषधियाँ आज तक किसी के द्वारा ये नहीं बताई गई कि ये हमारे शरीर में किस आधार पर तुरंत कार्य करती हैं। किताबें लिखी गई, मटेरिया मेड का बनाया गया, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन लोगों ने लिखा, लेकिन हमारे अपने विद्वान चिकित्सकों के मन में ये भ्रांतियाँ लगातार बनी रहीं कि क्या हमारी दवाएं पद्धतियों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं या नहीं। और उसका मूल कारण था कि हम वैज्ञानिक तरीके से इस बात को आज तक इसलिए नहीं समझा सके कि शायद उन पुस्तकों को लिखने वाले या इलेक्ट्रोहोपैथी को आज से लगभग 20 साल पहले तक विज्ञान के बारे में उतने जानकार नहीं थे। वो विज्ञान के क्षेत्र से स्वयं नहीं आए थे। मैं फिर क्षमा चाहूँगा, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनके पास जो ज्ञान अधिकतम था उन्होंने दिया। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब से 20 साल पहले के जितने भी इलेक्ट्रोहोपैथ थे वो विज्ञान से कम संबंधित थे, अन्य विषयों के विशेषज्ञ थे, और इलेक्ट्रोहोपैथी में वो सिर्फ इस उद्देश्य से आए थे कि ये कोई चिकित्सा प्रणाली है। ठीक उस तरीके जैसे होम्योपैथी में, आयुर्वेद में भी पहले बहुत से लोग इसके थे सिर्फ इस उद्देश्य से कि मैं इसके बारे में कुछ जान जाऊं। लेकिन आज विज्ञान का युग है। विज्ञान कसौटी पर हर मानक को खरा तभी उतारता है जब उसके प्रायोगिक परीक्षण हो जाते हैं या वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर हम उसकी सत्यता को साबित करें। आज जब हम सन 2020 में आपसे बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें इस बात को स्वीकारना होगा कि इलेक्ट्रोहोपैथी की चिकित्सा विधि पूर्ण रूप से विज्ञान पर आधारित है। वैज्ञानिक परिवेश में, वैज्ञानिक की आधार प्रणाली में ये अपने आप को खरा पाती है। अब हम आपसे इस बात में चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रोहोपैथी की औषधियाँ जिसे हम पौधों द्वारा प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में तो बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी और तमाम विधियां आप जानते भी हैं। अगर मेरे पास समय रहेगा तो मैं औषध बनाने की विधियों पर भी चर्चा करूंगा। फिलहाल अभी हम ये जानते हैं कि जब एक पौधे को, कल्पना कीजिए कि मुझे तुलसी के पौधे का इलेक्ट्रोहोपैथिक औषधि बनाना है, तो हम अपने फार्मूले से क्या करते हैं, तुलसी के पौधे को जड़ सहित उखाड़ लेते हैं, उसको अच्छी तरह धुल लेते हैं। धुलने के बाद हम एक टैंक में डिस्टिल्ड वाटर में ले करके उस पौधे को डाल देते हैं। पौधा कुछ दिन तक उसमें पड़ा रहता है, पौधा सड़ जाता है, पत्तियां उसकी गल जाती हैं। हम उस डिस्टिल्ड वाटर को छन्नी के माध्यम से छान के अलग कर लेते हैं। अपद्रव्य हम अलग रख देते हैं और जो निस्तेंदन हमको मिलता है, उसका कंसंट्रेट जो हमको मिलता है, हम उसमें पुनः एक तुलसी का पौधा डालते हैं। कुछ दिन पौधा पड़ा रहता है, फिर सड़ जाता है, फिर हम उसको छान लेते हैं। ये प्रक्रिया हम तब तक करते रहते हैं जब तक हम ये नहीं देख लेते कि तुलसी का पौधा सड़ने के बजाय अब तुलसी के पौधे में नए अंकुरण फूट रहे हैं। अर्थात हमने उस तुलसी के पौधे के वो सारे मूल तत्व उस जल में प्राप्त कर लिए हैं जो पौधे को ऊर्जा और भोजन के रूप में पर्याप्त होगा। जब हम किसी जमीन पे किसी पौधे को लगाते हैं या किसी बीज को बोते हैं तो उसमें जब अंकुरण निकलता है तो अंकुरण का समय होता है एक नए पौधे का जन्म।
नए पौधे के जन्म के समय उसको सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? आप तो चिकित्सक हैं, आप सब जानते हैं कि गर्भवती महिलाओं को एक चिकित्सक सलाह देता है कि आप अपने भोजन का 1.5 गुना 2 गुना भोजन दिन में प्राप्त करें। अगर आप सामान्य तौर पर सुबह शाम भोजन करते हैं तो गर्भवती महिलाओं को कहा जाता है कि आप दिन में कम से कम 3 बार भोजन करें या अधिक से अधिक पौष्टिक आहार लें। क्यों? क्योंकि उनके गर्भ में पल रहे बच्चे में कोशिकीय विभाजन आरंभ हो जाता है, और कोशिकीय विभाजन तभी होगा, कोशिकीय विभाजन का तात्पर्य है एक कोशिका से दूसरी कोशिका का बनना, चाहे वो पौधे में बन रहा हो और चाहे वो व्यक्ति में बन रहा हो। जब भ्रूण सिर्फ एक जाइगोट है जिसमें एक स्पर्म और ओवम है, जो आप अपनी नंगी आंख से नहीं देख सकते। एक सरसों के दाने से भी बहुत छोटा, सरसों के दाने का 1/100वां भाग, या कहें कि 1/300वां भाग वो भ्रूण होता है, जाइगोट होता है, जिसमें 2n के कैरेक्टर होते हैं। 2n कैरेक्टर यानी n कैरेक्टर मदर का, n कैरेक्टर फादर का। अब 2n कैरेक्टर को अगर सीधे विकसित करना होता तो कल्पना कीजिए, और उस ईश्वर को आज फिर याद कीजिए जीव विज्ञान के माध्यम से, जिसने 2n कैरेक्टर को पैदा करते समय n कैरेक्टर में कर दिया। यानी गर्भ में बच्चा माता और पिता के लक्षणों के सहयोग से बन रहा है, लेकिन जब वो पैदा होता है तो या तो पुरुष बन के पैदा होता है या स्त्री बन के पैदा होता है। यानी अर्थात उसमें या तो नर के लक्षण होते हैं या मादा के लक्षण होते हैं, या हम ये कहें कि उसमें यन कैरेक्टर या तो फीमेल का आता है या अथवा यन कैरेक्टर मेल का आता है। प्रकृति की व्यवस्था देखिए, प्रकृति ने सोचा कि अगर हम 2n कैरेक्टर को ही जन्म दे देंगे तो आने वाली संतान में माता पिता के लक्षण सामूहिक हो जाएंगे और बच्चे में लक्षण दुगने हो जाएंगे। यानी अगर माता पिता के 2-2 हाथ है तो बच्चे में 4 हाथ होना चाहिए, फिर अगली संतान में 8 हाथ होना चाहिए, उसके बाद अगली संतान में 16 हाथ होना चाहिए। और ये प्रक्रिया अगर प्रकृति ने चालू की होती तो आप विचार करें कि पृथ्वी पर कितने मानव या कितने जीव संभव थे। शायद प्रकृति के इस इंजीनियर को, जो कि शरीर के विभिन्न जीवों का निर्माण करता है, चाहे वो जंतुओं का या वनस्पतियों का, उसको इस बात की गंभीरता को पता था और उसने इसका इलाज क्या खोजा। उसने कहा कि जाइगोट में सबसे पहले मियोसिस सेल डिवीजन करा दिया जाए। मियोसिस सेल डिवीजन में जाइगोट पहले अपने लक्षणों को आधा करेगा और फिर माइटोसिस सेल डिवीजन कराया जाए, जिसमें इसके कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाया जाए। और कोशिकाओं की संख्या तब बढ़ाई जाए जब पहले हम लक्षण आधे कर लें, और जब लक्षण आधे हो जाएंगे तो जब हमारी कोशिकाएं बढ़ेंगी तो कोशिकाओं के बढ़ने से ऊतक बनेंगे, ऊतक के बनने से अंग बनेंगे, अंग के बनने से शरीर बनेगा, और वो शरीर एक निश्चित समय सीमा में विभिन्न जीवों के समय सीमा के अनुसार बन करके उसका जन्म हो जाएगा। सेल डिवीजन चाहे वो मियोसिस हो और चाहे वो माइटोसिस हो, फेज उसके वही हैं जिसको हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और इसके बाद फिर हम ये हमारी प्रक्रिया हो जाती है, फिर हम इसको साइटोकाइनेसिस में परिवर्तित कर देते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस के हमारे 4 फेज हुए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और साइटोकाइनेसिस में हम केवल कोशिका का विभाजन कर देते हैं। ये प्रक्रियाएं माइटोसिस और मियोसिस दोनों में समान होती हैं, लेकिन जब मियोसिस पहले कराया जाता है प्रकृति के द्वारा तो मियोसिस के प्रोफेज स्टेप को प्रकृति लंबा कर देती है, और प्रोफेज के स्टेज को प्रकृति फिर शुरू कर देती है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन के प्रोसेस अपनाते हुए, ये ले जाकर के 5वें चरण में, जहां पर हम डिप्लोकाइनेसिस और डिप्लोटीन में हम इसको बदलते हुए 5 स्टेप तक इसको ले जाते हैं। और अंत में जाकर के जब पैकीटीन का स्टेज आता है, जहां पे क्रोमोसोम्स का आपस में लक्षणों का आदान प्रदान होता है और क्रोमोसोम्स आधे से टूट जाता है और टूट करके आधे आधे बिखर करके फिर आधे जुड़ते हैं। ये लंबी प्रक्रिया है जहां पर आप विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, चिकित्सक हैं, तो आपको माइटोसिस और मियोसिस बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा उद्देश्य और मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि प्रकृति भ्रूण
भ्रूण में या जाइगोट में सबसे पहले मियोसिस करती है, लक्षणों को आधा करती है और तब माइटोसिस के द्वारा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करती है। ये एक जटिल प्रक्रिया है जो कहने में बड़ी आसान लगती है, लेकिन प्रकृति ने इस गंभीर प्रक्रिया पर बहुत ही गंभीर प्रयोग करने के बाद ही इसको कार्यान्वित किया होगा। और उसी का फल है कि आज प्रत्येक जीव अपने ही समान संतान की उत्पत्ति करता है और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाता है। अब इस शरीर को जो प्रकृति बना करके वातावरण में उपस्थित करती है, चाहे वो पौधे का है और चाहे वो जंतुओं का है, तो प्राकृतिक वातावरण से आपसी आदान प्रदान विभिन्न संगठनों का, विभिन्न रासायनिकों का, विभिन्न प्रकार की गैसों का, ताप, दाब, गर्मी, वायु, हवा के झोंके, ठोकर, ये तमाम चीजों के वातावरणीय परिवर्तन को वो नया आने वाला शरीर इस प्रायोगिक दुनिया में जब वो आता है तो वो इन प्राकृतिक परिवर्तनों को अपने शरीर पर धारण करता है और उसके अनुरूप अपने शरीर को स्थापित करता है। यानी जन्म लेने वाला शरीर प्राकृतिक परिवर्तनों के अनुरूप शरीर के विभिन्न अंगों का समस्थापन कर लेता है और शरीर को होम्योस्टैटिस में ला करके छोड़ देता है। ये उस समय की प्रक्रिया है जब उसका जन्म होता है। जन्म होने के बाद उसको आसपास के वातावरण में अनेक परिवर्तन मिलते हैं। उन परिवर्तनों को वो ग्रहण करता है, या तो उनको बर्दाश्त कर ले जाता है या उन परिवर्तनों से लड़ता है। अगर नहीं लड़ पाता है तो फिर शरीर को निरोग नहीं माना जा सकता, फिर शरीर रोगी हो जाता है। हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम रोग ये मानते हैं कि शरीर में रक्त और रस यानी लिम्फ और ब्लड में होने वाला कोई भी अस्थायी परिवर्तन रोग कहलाता है। मैटी जी ने रक्त और रस को ही क्यों लिया, जबकि शरीर के निर्माण में बहुत से अंग हैं, बहुत सी क्रियाएं हैं, बहुत से संचालित मैकेनिज्म हैं? क्योंकि मैटी जी आज से 100 साल 150 साल पहले इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि रक्त ही एक ऐसा माध्यम है जो विभिन्न कोशिकाओं के बिल्कुल निकट तक पहुंचता है और हम रक्त के माध्यम से ही अपनी औषधियों को कोशिकाओं के विभिन्न अंगों तक पहुंचा सकते हैं। रक्त और रस यानी लिम्फ और ब्लड, अक्सर कम जानकार लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में लिम्फ और ब्लड की डिफिनीशन को अलग अलग तरीके से प्रचारित करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो जीव विज्ञान के जानकार हैं, बायोलॉजी का गहन अध्ययन किया है, उन्हें इस बात की पूरी जानकारी है कि ब्लड और लिम्फ में कोई भी अंतर नहीं होता। केवल हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता अपने से 30 गुनी अधिक हो जाती है। अधिक ऊर्जा लेकर के वो चलता है, उसका रंग लाल होता है और लिम्फ उस ब्लड का प्लाज्मा पोर्शन के साथ काम करने का एक अलग मीडिया होता है। यानी ब्लड और लिम्फ ये दोनों ही समान हैं, दोनों का कार्य समान है। सिर्फ अंतर कहाँ है? जैसे मैंने कल आपसे कहा था, सपोज कीजिए कि आपको एक किसी फैक्ट्री से कोई माल निकला। बहुत गंभीरतापूर्वक ध्यान से हमारे इस उदाहरण को सुनिएगा। मैं जीव विज्ञान जब भी अपने कॉलेज में भी अपने स्टूडेंट्स को लेता हूँ तो बस इसी तरह धारा प्रवाह में उनको समझाता हूँ और अपने उदाहरणों से मैं उनका मनोरंजन करते हुए इंटरेस्ट उनका जगाता हूँ, ताकि जीव किसी भी विषय को आप पढ़ाएं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि मैं केवल जीव विज्ञान ही नहीं पढ़ाता, मैं खाली समय में बैठ के अपने कार्यालय में हर विषय का अध्ययन करता रहता हूँ। और जब कोई भी टीचर किसी क्लास में नहीं होता है, जिस दिन वो अवकाश पे होता है, तो मैं किसी भी विषय को अपने स्टाइल से, अपने मनोरंजन के ढंग से मैं उसको विद्यार्थियों के दिमाग में समाहित करने का प्रयास करता हूँ। मुझे इतिहास पढ़ाना हो, समाजशास्त्र पढ़ाना हो, भूगोल पढ़ाना हो, हिंदी पढ़ाना हो, तो भी मैं उसको उदाहरणों के साथ ही लेकर के बच्चों के दिमाग तक पहुँचाता हूँ। जीव विज्ञान तो मेरा अपना विषय ही रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी फैक्ट्री से आपको कोई माल
दिया गया और ये कहा गया कि इस माल को ले जाकर के डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के घर में उनके यथा स्थान पर इसको उतार दें जहां वो चाहते हैं। अब एक ट्रक पे माल लादा गया, ट्रक फैक्ट्री से निकला, फैक्ट्री से हाईवे पर आया और हाईवे से दिल्ली से चल करके वो हमारे बस्ती शहर तक पहुंचा। हाईवे पे ट्रक ड्राइवर क्या करेगा, अब हाईवे से गाड़ी वहीं तक उतार पाएगा जहां तक उसका ट्रक जा पाएगा। हो सकता है कि अनिल श्रीवास्तव का घर एक ऐसी पतली गली के अंदर हो जहां पे वो ट्रक जाने की संभावना ना हो, तो फिर ट्रक ड्राइवर क्या करेगा, सामान को वहीं पे उतारना शुरू कर देगा। वहां से उतार करके फिर कोई दूसरा साधन करेगा, क्योंकि उसको निर्देश दिया गया है कि ये सामान आपको डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव की इच्छा अनुसार उनके स्थान तक पहुंचाना है। वहां से वो फिर कोई साधन करेगा, रिक्शा करेगा, ठेला करेगा या मजदूर करेगा, उनके माध्यम से लेकर के फिर वो हमारे गेट तक आएगा। हमारे गेट पर आने के बाद हो सकता है उसका रिक्शा या ठेला मेरे गेट के अंदर ना आ रहा हो, तो फिर वो कोई और व्यवस्था करेगा। हमको जिस कमरे तक उसको पहुंचाना है वहां तक पहुंचाने के लिए उसको कोई और दिमाग लगाना पड़ेगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि रक्त, आर्टरीज और वेन्स हमारे शरीर के उन अंगों तक ही जाती हैं जहां तक उनकी मोटाई, उनका जो डायमीटर है, उस डायमीटर तक का स्थान उनको मिले। उसके बाद जब वो नहीं जा पाती हैं तो रक्त का काम वहीं पे समाप्त हो जाता है और उसके बाद लिम्फ का कार्य शुरू हो जाता है। लिम्फ टिश्यू से टिश्यू, सेल से सेल ऊर्जा को या अन्य उपक्रमों को पहुंचाती हैं और ब्लड ऑर्गन टू ऑर्गन ऊर्जा को पहुंचाता है। यह अंतर है रक्त और रस में, ब्लड और लिम्फ में। मैंने आपको एक मोटे तौर पे समझाने का प्रयास किया। बहुत मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ाने मतलब फिर जटिल हो जाएगा। फिर आपको मेरे क्लासरूम में होना चाहिए, मुझे मेरे हाथ में चाक डस्टर होना चाहिए, सारे डायग्राम मुझे बनाने चाहिए, डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहिए, जो कि यहाँ पर अभी संभव नहीं है। मैं प्रयास करूंगा जब कभी आप सबकी डिमांड आएगी आगे, तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि किसी एक स्थान पे बाकायदे चाक डस्टर और डायग्राम और प्रोजेक्टर के साथ या फोटोग्राफ और चैप्टर के साथ आपसे बातचीत करूं। तो मैं आपको बता रहा था कि ब्लड और लिम्फ ही दो ऐसे माध्यम मैटी जी ने चुना जो शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक हमारे औषधियों को पहुंचा सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। और अब इसमें होने वाला परिवर्तन, यानी अगर ब्लड में कोई परिवर्तन हो गया या लिम्फ में परिवर्तन हो गया, परिवर्तन किस बात का होगा, उसकी कार्यशैली में परिवर्तन, तेज चलना, धीमे चलना, सप्लाई को देर में पहुंचाना, सप्लाई को रोक देना या कोई ब्रेकडाउन हो जाना, ये परिवर्तन है। और जब ये परिवर्तन आएगा, चूंकि शरीर का होम्योस्टेटिस ब्लड और लिम्फ मेंटेन कर रहे हैं हर टिश्यू तक, हर सेल तक, हर ऑर्गन तक, इस कारण मैटी जी ने यह माना कि अगर ब्लड और लिम्फ की क्रिया विधियों में कोई भी परिवर्तन आ जाएगा तो शरीर निरोगी हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमारा मस्तिष्क उस रोग के साथ जुड़ जाएगा और हम मानसिक रूप से भी उस रोग के प्रति सदैव चिंतित रहेंगे, अर्थात हमारा मस्तिष्क भी उस रोग के प्रति सदैव निरंतर उसी ओर लगा रहेगा। ये मस्तिष्क शब्द मैंने अपनी तरफ से जोड़ा। अपनी तरफ का मतलब मैं और डॉक्टर रमाशंकर की टीम ने जोड़ा। मैटी जी ने ब्लड और लिम्फ तक की बात कही है, मैंने उसमें थोड़ा सा अपना विचार, अपना शोध और अपनी प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाया है। मैं ये मान के चलता हूं कि किसी भी रोग के होने पर शरीर जब अस्वस्थ होता है तो हम मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। एक किसी भी चिकित्सा पद्धति की औषधियां किसी रोगी को दवा के माध्यम से केवल और केवल 20% ही ठीक कर पाती है। जो 80% ठीक होने का दावा है वो रोगी की मानसिक स्थितियों को सही क्रम में लाने के बाद होता है। एक अच्छा चिकित्सक वो होता है जो अपने रोगी के साथ पूरी सहानुभूति के साथ उसकी मानसिक संवेदनाओं को समझते हुए उसके मानसिक लक्षणों को अपने अनुसार समझते हुए उसको व्यवस्थित कर सके। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमको औषधियों के साथ साथ रोगी के मानसिक दशा को भी परिवर्तन करने के लिए अपने मानसिक दशा को उसके मानसिक दशा से जोड़ना भी पड़ेगा।
ऐसी दशा में हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में औषधियों का चुनाव संबंधित अंगों की औषधियों के साथ साथ करते हुए ब्रेन से संबंधित अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित दवाओं को अनिवार्य रूप से उसमें लगा देते हैं, क्योंकि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम कंट्रोल कर ले जाते हैं तो दवाओं के काम करने की गति पर हमारा नियंत्रण स्वतः 50% बढ़ जाता है और हम दवा बहुत अच्छी दे रहे हों, सब कुछ सही दे रहे हों, अच्छे फिजिशियन हों किसी भी चिकित्सा पद्धति के, लेकिन रोगी को हम मानसिक रूप से स्वस्थ न कर पा रहे हों, उसको ये समझा ना पा रहे हों कि हमारी दवाएं बहुत अच्छी हैं, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, विश्वास रखिए, आप खाइए पीजिए, आप इस तरह का व्यवहार कीजिए, इस तरह उठना बैठना सोना जागना करिए। अगर मानसिक रूप से हम उसको स्वस्थ नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी दवाएं कितनी भी कारगर हों वो ठीक नहीं होंगी। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं और अगर एक मच्छर मेरे पैर में काट रहा है तो मेरा हाथ बार बार उस पैर के उस स्थान पे चला जाता है और मेरा दिमाग भी वहां चला जाता है जहां मुझे खुजलाहट होती है। हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन मेरा दिमाग वहां जाएगा जरूर। ये है मानसिक कमजोरी। और जब हमारा बॉडी होम्योस्टेटिस में मेंटेन रहता है तो मस्तिष्क भी अपने आप होम्योस्टेटिस में रहता है और हम एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां रक्त और रस यानी ब्लड और लिम्फ के माध्यम से शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। अब मूल रूप में मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को देने के पूर्व हम अपना टारगेट तय करते हैं। टारगेट का तात्पर्य है कि कल्पना कीजिए कि मैं कहीं जा रहा था और मेरे पैर के अंगूठे में चोट लग गई। चोट लगने पर वो अंगूठे के उस स्थान पे क्या क्या प्रतिक्रियाएं होंगी। एक चिकित्सक के रूप में हम जब रोगी हमारे पास आता है और कहता है कि मेरे पैर में चोट लग गई, मेरा अंगूठा फूट गया, उसमें से रक्त बह रहा है, तो हम क्या सोचते हैं? हम सोचते ये हैं, हालांकि अभी आज के जैसे नहीं है, लेकिन मैं आपको मूल विषय तक जोड़ने के लिए इसको मुझे बताना ही पड़ेगा। हम सोचते क्या है कि अंगूठे में चोट लगी है तो अंगूठे के उस स्थान की कोशिकाएं ब्रेक हो गई होंगी, वहां की वेन्स और आर्टरीज ब्रेक हो गई होंगी, ब्लड सर्कुलेशन वहां ब्लॉक हो गया होगा और वहां पे सूजन आ गई होगी। सूजन आने का तात्पर्य हुआ कि ब्लड का सर्कुलेशन ब्लॉक हो गया और जहां पे ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो गया वहीं पे पेन शुरू हो जाएगा। शरीर के किसी भी अंग में अगर स्वेलिंग के साथ पेन है तो निश्चित रूप से वहां पर ब्लड सर्कुलेशन किसी भी तरीके से ब्लॉक किया गया है। ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक है, कोशिकाएं ब्रेक हुई हैं, आर्टरीज वेन्स ब्रेक हुई हैं, ब्लड वहां पर जमा है। हमें एक चिकित्सक के रूप में वहां पर रक्त के संचार को प्रॉपर करना है, कोशिकाओं के घाव को भरना है, दर्द को समाप्त करना है। हम इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए तब रोगी को अपने उस अंग के अनुसार दवा देंगे। और जब हम इतनी विचार कर लेते हैं तो दवा बनाने में और देने में हमारी आसानी होती है। अब हमसे तमाम चिकित्सक सवाल करते हैं, आप किस डाइल्यूशन की दवा यूज करते हैं? 30, 200, 1000, 10,000 कौन से डाइल्यूशन आप देते हैं? सेकंड डाइल्यूशन, फर्स्ट डाइल्यूशन, थर्ड डाइल्यूशन? मैं इस पर चर्चा अगले चैप्टर में करूंगा। सिर्फ मैंने आपको याद दिलाया है। हाँ, मैं आप सबसे एक अनुरोध और करूंगा कि मेरे इस लेक्चर को सुनने के बाद यदि आपको मेरे इन सवालों पर कोई आपको सवाल करना हो तो कृपया मेरे 97 93 25 23 55 9793 25 2355 के नंबर के व्हाट्सएप पे आप अपने पर्सनल सवाल भेज सकते हैं। मैं आपके सवालों के पूर्ण उत्तर से आपको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। चूंकि यहाँ पर सवाल जवाब का समय नहीं और मैं चूंकि स्वयं आपसे ऑनलाइन हूँ, आप मुझसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, इस नाते सभी के सवालों का जवाब दिया जाना ये संभव नहीं हो पा रहा है। मैं ये जरूर अपेक्षा करूंगा कि आप मेरे लेक्चर को सुनने के बाद आपके अंदर अगर कोई उत्कंठा आती है, कोई प्रश्न आपके दिमाग में आता है या कोई परिचर्चा आप करना चाहते हैं तो आप मेरे इस नंबर पे फ़ोन से भी बात कर सकते हैं और मुझसे व्हाट्सएप पे ही बात कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर से भी आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर भी आप इसके बाद लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। फेसबुक पर सवाल जवाब मैंने कम देना इसलिए कर दिया है क्योंकि उससे अनावश्यक दिमागी तनाव होता था।
कुछ लोग हमारी बातों को समझ जाते थे, कुछ लोग नहीं समझ पाते, जो नहीं समझते थे वो अनावश्यक टिप्पणी करते थे, तो फिर उनकी टिप्पणियों का जवाब देने में हमारा समय जाता था। इसलिए मैंने स्वतः विचार किया कि फेसबुक पर टिप्पणियों को या तो लाइक किया जाए या सिर्फ हाँ या ना में या 1-2 लाइन में जवाब देके उसको बंद कर दिया जाए। शेष आप मुझसे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे बात करें, मैं आपकी समस्याओं का निदान करूंगा। अब आइए, शरीर के जन्म के बाद होम्योस्टेटिस प्रकृति ने मेंटेन कर दिया। मेंटेन होम्योस्टेटिस में कोई भी परिवर्तन होने के बाद शरीर रोगी हो गया। हमने एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में उस रोगी को दवा दिया और रोगी के शरीर में वो दवा गई, और हम जैसा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में दावा करते हैं कि हमारी दवाएं तुरंत कार्य करती हैं, हमारी दवाएं साइड इफेक्ट नहीं करती हैं। तो अब साइड इफेक्ट की बात तो मैंने थोड़ा सा कल चर्चा किया था, पहले हमारी दवाएं तुरंत कार्य करती हैं, आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र का जाल बिछा हुआ है, और ये तंत्रिका तंत्र इतनी महीन है, इतनी बारीक है और इतनी लंबी है कि अगर सारी तंत्रिकाओं को निकाल के आपस में जोड़ दिया जाए तो जीव विज्ञान के जानकार कहते हैं कि दिल्ली से लेकर असम तक की सड़क बन जाएगी। एक व्यक्ति के तंत्रिकाओं को आपस में जोड़ करके इतनी तंत्रिकाएं हैं और उनकी इतनी लंबाइयां हैं, वो शरीर में इतनी घूमी हुई हैं। जो आइडियोलॉजी की बात हमारे विभिन्न साथी करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जोड़ के, कि हमारे आंखों में वो स्पॉट दिखाई पड़ते हैं कि हमारे किस अंग में खराबी हो गई है, वो अपरोक्ष रूप में इस बात को स्वीकार करते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाएं अंगवार बनी हैं, क्योंकि वो आंखों की पुतलियों में हमारे खराब अंग की खोज करते हैं और फिर वो दवा लिखते हैं। अब भाई, मैं इतना बड़ा डॉक्टर तो नहीं हूं कि मैं आपसे कहूं कि आप हमारे खाते में इतना रुपया भेज दो और अपना पर्चा हमारे ऑनलाइन भेज दो और मैं आपको दवा भेज दे रहा हूं। मैंने प्रोजेक्टर से आपका कंप्लेंट चेक कर लिया और मैंने सेलेक्ट कर लिया कि ये ऑर्गन खराब है। ये तो जो लोग कर पा रहे हैं उनके दिमाग की उपज है भाई, वो ज़्यादा रुपया कमाने की स्टाइल अपना लिए हैं। हम लोग अपने घरों में बैठ के अपने रोगियों को देख रहे हैं। हमारी विद्वता सिर्फ इसी में है कि हम आपको कुछ बता ले जाएं। हमारी विद्वता इसमें नहीं है कि हम अधिक से अधिक आपसे रुपया कमा लें। हो सकता है 2 दिन बाद 4 दिन बाद मेरा नेट बंद हो जाए और मैं लॉकडाउन में बैठा हूं, ना भरवा पाऊं, तो मेरा मोबाइल भी बंद हो जाएगा, तो मैं आपसे क्लास भी नहीं ले पाऊंगा। तो ऐसी दशा में अब शरीर में जो तंत्रिकाएं हैं, ये तंत्रिकाएं 2 प्रकार की हैं, क्रेनियल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्रेनियल और सेंट्रल दोनों मिलाकर के एक ही समाहित की गई है, और इसके बाद दूसरा पार्ट है स्पाइनल नर्वस सिस्टम, जो हमारे रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड में निकल करके लेफ्ट एंड राइट जाती है। ये तंत्रिकाएं होती कहाँ हैं? हमारी मांसपेशियों के बीच में। अब प्रकृति ने तंत्रिकाओं के अंदर एक द्रव भरा है जिसे न्यूरोप्लाज्म कहते हैं, और ये तंत्रिकाएं हमारी कोशिकाओं से भी छोटी हैं। ये एक के साथ दूसरी जुड़ती हुई आगे बढ़ गई हैं, इसलिए इन तंत्रिकाओं के आपस में जुड़ने के बीच में गैपिंग व्यवस्था है, जो आपस में एक दूसरे के डेंड्राइट से जोड़े रहते हैं। डेंड्राइट्स हमारे न्यूरॉन्स के अंतिम सिरे हैं, जो एक न्यूरॉन्स को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ते हैं। न्यूरॉन का मतलब तंत्रिका कोशिका, और तंत्रिका कोशिकाएं एक कोशिका से दूसरी कोशिका जुड़ते हुए तंत्रिका ऊतक बना लेती हैं, और फिर वो एक लंबी चैनल बना लेती हैं जो पूरे शरीर को कवर करती है। इन तंत्रिकाओं के अंदर एक द्रव्य होता है जिसे न्यूरोप्लाज्म कहते हैं, और तंत्रिका के बाहर कोश हमारे मांसपेशियों और तंत्रिका के बीच में भी एक द्रव्य होता है। ये द्रव्य अब तंत्रिका कोश की दीवार के बाहर प्रकृति ने शरीर में सोडियम आयन का जाल बिछा रखा है, और तंत्रिका तंत्र के द्रव में पोटेशियम आयन का जाल बिछा रखा है।
सोडियम आयन की अपेक्षा पोटेशियम आयन की संख्या 1/30 है। यानी अगर सोडियम 30 है तो पोटेशियम 1 है। क्या करते हैं हम करते क्या हैं, ये तंत्रिकाएं क्या करती हैं, जब इनको कोई बाहरी आवेग मिलता है, कोई बाहरी संदेश मिलता है जो रक्त के माध्यम से कोशिका के नीचे उतर के तंत्रिका की दीवार तक, यानी एक्सोलेमा जिसे तंत्रिका दीवार का नाम दिया गया है, तंत्रिका भित्ति जिसे आप कह सकते हैं, इस न्यूरोलेमा तक पहुंचने के लिए बाहर से आवेग लाने पड़ते हैं। जब वो आवेग सोडियम आयन तक पहुंचता है तो सोडियम आयन जो साम्यावस्था में है प्रकृति के द्वारा, वो उस आवेग से डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब पहले हम उस आवेग की चर्चा कर लें। कल्पना कीजिए मैंने इलेक्ट्रोहोमोपैथी की दवा ली है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी की दवा के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो एंजाइम्स हैं और एंजाइम्स और हार्मोन्स की क्रियाविधि एक है शरीर में, उनके कार्य करने की विधि समान है, कुछ मूल रूप से अंतर है। तो जब ये एंजाइम्स रक्त के माध्यम से, रक्त में तैरते हुए या रक्त में चलते हुए इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों को तेज करते हुए इलेक्ट्रॉन के माध्यम से हमारे न्यूरोलेमा तक पहुंचते हैं, तो न्यूरोलेमा के बाहर जो सोडियम आयन है, उन सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक गति को डिस्टर्ब कर देते हैं और सोडियम आयन के इलेक्ट्रॉनों में कंपन शुरू हो जाता है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, पोटेशियम आयन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तुरंत इनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, आपस में एंटी रिएक्शन करने लगते हैं और सोडियम आयन की गति इतनी बढ़ जाती है कि वो न्यूरोलेमा को छेदता हुआ उस इलेक्ट्रॉनिक आवेग के संदेशों को लेता हुआ एक्सोप्लाज्म में उतर जाता है। एक्सोप्लाज्म के अंदर जो पोटेशियम आयन होते हैं, फिर वो उनका आवेग बढ़ जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनकी गतिशीलता ज्यादा होती है और जितने पोटेशियम आयन जहां से बाहर से आए हैं, सोडियम आयन जो आए हैं, पोटेशियम आयन उन स्थानों पे जाकर के एक्सोलेमा के साम्यावस्था को कुछ देर के लिए सामान्य अवस्था में छोड़ देते हैं। क्योंकि गैप नहीं होना चाहिए एक्सोलेमा के ऊपर, इस नाते पोटेशियम आयन बाहर चले जाते हैं और सोडियम आयन अंदर चले जाते हैं। सोडियम आयन के अंदर आते ही हमारी उन औषधियों के इलेक्ट्रॉनिक के आधार पर इलेक्ट्रॉन के रूप में वो औषधियां संदेश के रूप में हमारे एक्सोप्लाज्म में आ जाती हैं और एक्सोप्लाज्म से होती हुई संबंधित अंग तक पहुंच जाती हैं। संबंधित अंग पे जाके उन कोशिकाओं को प्रेरित करती हैं कि आप अपने काम को बढ़ाइए या घटाइए, जैसी भी वहां पे उसकी आवश्यकता होती है, और उन कार्यों को संपादित करने के लिए पुनः उसी एक्सोप्लाज्म के माध्यम से अपना संदेश वापस लाती हैं कि कार्य वहां पे आरंभ हो चुका है। और जब कार्य आरंभ हो चुका है तो पुनः सोडियम आयन बाहर भागते हैं और पोटेशियम आयन अंदर आते हैं। ये कार्यविधि फिर हमारे स्पाइनल तंत्र तक आती है। वहां से हमारे मस्तिष्क इस बात को समझते हैं कि हमारी दवा अच्छा काम करे, चूंकि हमको संदेश मिला है कि हमारे अंगूठे का घाव भर रहा है, हमको ये महसूस हो रहा है कि हमको ये दवाएं काम कर रही हैं। यही इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट 1/300 सेकंड में संदेशों का लाना, ले जाना, औषधियों का वहां तक पहुंचाना, जवाब लाना, मन को संतोष प्रदान करना, मन को आभास होना कि हमें दवा काम कर रही है, उसका रिजल्ट दिखाई पड़ना, ये सारी की सारी गतिविधियां हमारी तंत्रिकाओं के एक्सोप्लाज्म की इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों के बढ़ जाने और घट जाने के कारण होती है। ये एक मुख्य तरीका हमने आपको आज थोड़ा सा इशारा किया। ये हमारे शरीर में पोटेशियम आयन और सोडियम आयन की गतिविधियों के कारण होती है। इसी पर फीडबैक मैकेनिज्म भी आधारित है, जो हम आपको एंजाइम्स की क्रियाविधि में कल बताएंगे। अभी हमने आज आपको तंत्रिकाओं की क्रियाविधि बताई है कि हमारे शरीर में गति किस आधार पर होती है और कोशिकाओं में गति किस प्रकार नियंत्रित की जाती है, और ये नियंत्रण अंत में जाकर के हमको परिणाम कैसे देता है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी की औषधियां जो अर्क रूप में, जिसे हम D3 का नाम देते हैं, D1 और D2
को देने की बात तो छोड़िए, उसको लोग दिखाना भी नहीं चाहते हैं। मैं एक चर्चा आपसे जरूर करूंगा। हमारे कुछ विद्वान साथी ये अपलोड करते हैं कि वो दवा बनाते हैं और उनके कारखाने में तमाम छत पर सूखते हुए जड़ी बूटी दिखाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि ये फला 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 पौधे की तने हैं, पत्तियां हैं, जड़ है, फूल हैं, फल हैं और इनसे हम औषधियां बना रहे हैं। इलेक्ट्रोहोपैथी की औषधियां जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले एंजाइम्स का प्रतिरूप है। जब आप किसी वृक्ष को काट कर सुखाकर उसको ड्राई कर देते हैं तो उसकी कोशिकाओं का एंजाइम्स समाप्त हो जाता है। मृत कोशिकाओं में एंजाइम्स की क्रियाशीलता शून्य हो जाती है। वो जो दवाएं बन रही हैं वो दवाएं काढ़ा हो सकती हैं। काढ़ा आप समझते हैं, जिसको गर्म पानी में निकाला जाए। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो दवाएं इलेक्ट्रोहोपैथी के अनुरूप कार्य करती हैं और इलेक्ट्रॉनिक वेग से काम करती हैं, इलेक्ट्रॉनों की गतिविधियों के साथ काम करती हैं, तो ये बात कम से कम मैं और मेरे अनुयायी या मेरे सहयोगी, मेरे वरिष्ठ इस बात को मानने के लिए होंगे। आप अगर पौधे से दवा बना रहे हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पौधे के विभिन्न अंगों को सुखा करके पंसारी की दुकान से कुछ जड़ी बूटियों को ला करके आप इलेक्ट्रोहोपैथिक दवा बना रहे हैं तो आप इलेक्ट्रोहोपैथी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और अपने साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। संभवतः आप मेरे मूल तथ्य को समझ गए होंगे कि मैं आपको कहना क्या चाहता हूं और अपने साथियों को बताना भी क्या चाहता हूं। आज के इस क्लास का आपने बहुत ध्यानपूर्वक चिंतन किया, मनन किया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। अगर मेरी बातें पुनः किसी को खराब लगी हूं या हो सकता है कि मेरे लगातार बोलने में कुछ शब्द कभी कभी इधर से उधर हो जाते हैं, एक आध शब्द थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो उसको आप ये समझ लें कि मेरे धारा प्रवाह बोलने के कारण कुछ शब्द इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा जो मूल तथ्य है आपको समझाने का या आपको विषय के अनुरूप बताने का, वो मेरा उद्देश्य एक ही होता है कि आपको मैं कुछ बता सकूं। इलेक्ट्रोहोपैथी की औषधियों को हम कल एंजाइम्स के रूप में व्याख्यात करेंगे और एंजाइम्स की प्रक्रिया को कल से आरंभ करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।